अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं उज़मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने 21 दिसंबर को यानी आज इजलास तलब किया था। आज 4 बजे ये इजलास तलब किया गया था और सीएम से कहा गया था कि आज 4 बजे उन्होंने एतमाद का वोट लेना है, जिस पर कल ही स्पीकर की जानिब से अहम रूलिंग आई। 3 पॉइंट्स को बुनियाद बनाया गया। एक तो 3 नवंबर 1996 का एक केस जो कि मंजूर वटू बनाम विफाक था, उसका हवाला दिया गया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने ये तीन रुकनी जो बेंच था उसने ये फैसला सुनाया था। दूसरा, इस बात को बुनियाद बनाया गया कि आर्टिकल 109 जो आइन का है वो इख्तियार तो देता है गवर्नर को कि वो इजलास बुला भी सकता है और बर्खास्त भी कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ जो नुक्ता उठाया गया वो ये था कि 14 जून को एक इजलास बुलाया गया था गवर्नर की जानिब से, वो अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। तीसरा पॉइंट जो स्पीकर की जानिब से उठाया गया वो ये था कि जारी इजलास के दौरान एक और इजलास बुलाकर आप वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। ये 3 पॉइंट्स जो हैं इस ये रूलिंग की बुनियाद थे। जबकि जो दूसरी तरफ जो नून लीग है उसके ख्याल में गवर्नर का ये इख्तियार है कि वो जारी इजलास के दौरान भी जो है वो इजलास बुला सकता है। और साथ ही साथ जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने ये भी कह दिया है कि गवर्नर पंजाब वज़ीर आज़म को दरख्वास्त भी कर सकते हैं कि गवर्नर राज लगेगा। यानी कि सिचुएशन जो है वो गंभीर होती जा रही है। सेठी साहब, आपने कहा था कि ये मामलात जो हैं, ये सारे जो भी आज तक जो कुछ हो रहा है, ये सारे मामलात अदालतों में जाएंगे। पहले आपका शॉर्ट मेरा ख्याल है वो दिखा देते हैं कि आपने क्या कहा था, और गवर्नर राज के बारे में भी आपने कहा था, दिखाइएगा। इशू ये बन जाएगा कि क्या चौधरी शुजात लीडर है या चौधरी परवेज़ लाई लीडर है। अगर वो चौधरी शुजात की बात मानते हैं और चले जाते हैं तो परवेज़ लाई चैलेंज करेगा अदालत में। अगर वो परवेज़ लाई की बात मानते हैं और नहीं जाते तो चौधरी शुजात अदालत में करेंगे। और 2-3 हफ्ते मिल गए आपको, ठीक। मुज़ाकरात चल रहे हैं पीछे बिहाइंड द सीन्स। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें किसी न किसी स्टेज पर फिर अदालतों में घूमेंगे। मगर उसके दौरान क्या होगा कि ना असेंबली डिज़ोल्व होगी ना हुकूमत तब्दील होगी। तो अगर ऐसा डेडलॉक रहा तो गवर्नर्स रूल लगा देंगे वो। फिर आप रोक नहीं सकते गवर्नर्स रूल को। वो कहेंगे जी किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, सारे ना या आउट हो गए हैं या किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो मैं गवर्नर्स रूल लगा रहा हूँ। फिर गवर्नर्स रूल को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेठी साहब, अब बताएं कि जो स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो आईनी है या गवर्नर साहब ने जो ऑर्डर जारी किया वो आईनी है? क्या प्रिवेल करने जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि दोनों के आर्ग्यूमेंट्स बयानिए क्या हैं, मगर ये फिर कानूनी किस्म की बातें हो जाती हैं कि ये आइन का शिक है और आइन का शिक वो। सीधी सी बात है कि पीडीएम वाले लोग एक बात कह रहे हैं और पीटीआई और चौधरी परवेज़ लाई और स्पीकर एक बात कह रहे हैं। हर बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा है, किसी चीज़ के ऊपर इत्तेफाक नहीं। जो मोटी बात है वो ये है कि गवर्नर साहब ने कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। स्पीकर ने कहा कि आप जुमे से पहले मैं सेशन ही नहीं कॉल करूंगा, तो स्पीकर ने ना कर दी। पहला इशू। गवर्नर ये कहता है कि जी आप कर नहीं सकते, ये आपको करना पड़ेगा, आप ये जो आपने किया ये गैर आईनी है। तो वो कहता है कि नहीं, एक सेशन जब चल रहा हो तो दूसरा सेशन उसके ऊपर मुसलत नहीं किया जा सकता। ये सेशन चल रहा है, ये जब ख़त्म होगा या मैं जब ख़त्म करूँगा तो फिर अगला सेशन आपकी बारी आ जाएगी। वो कहते हैं नहीं, तारीख़ में ऐसे हुआ है कि एक ही दिन में 2 सेशंस चलते रहे, और कुछ कि कोई एतजाज़ अहसन साहब को बुला के ले आते हैं, कोई अहमद बलाल सूफ़ी को ले आते हैं, कोई किसी को ले आते हैं। हर बंदा अपना एक मौक़िफ़ दे रहा है और तारीख़ से एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि वट्टू साहब के साथ क्या हुआ, 1973 में क्या हुआ, 1995-96 में क्या हुआ। तो ये सारी बातें जो हैं ये आप और मेरे लिए तो शायद समझ आ जाए हमको, मगर ये बातें कानूनी हैं। हर बात जो है, रूलिंग भी जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के ऊपर है। तो इसलिए मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि ये डिलिबरेटली किया जा रहा है, और इसलिए डिलिबरेटली किया जा रहा है कि दोनों साइड्स जो हैं, चौधरी परवेज़ लाई एंड कंपनी और उधर पीडीएम एंड कंपनी, ये नहीं चाहते कि असेंबली डिज़ोल्व हो। और मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि हर एक का मफाद क्या है इसमें कि असेंबली डिज़ोल्व ना हो। इसलिए मौक़िफ़ अलग अलग लिए जा रहे हैं और सबको पता है कि आइनी पोजीशन है क्या, मगर उसके बावजूद जान के कोई और मौक़िफ़ ले लेते हैं और रोक देते हैं।
और एक के पास एडमिनिस्ट्रेशन है, पीटीआई के पास एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हर चीज़ को रोक सकते हैं या कर सकते हैं। उधर गवर्नर जो है उसके पीछे फेडरल गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट कोई ऑर्डर देता है और ये नहीं करते तो फेडरल गवर्नमेंट के फिर ट्रूप्स हैं, उनके पास रेंजर्स हैं, उनके पास भी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये इस किस्म का एक फेडरल वर्सेस प्रोविंशियल इशू भी बन चुका है अब। इसके साथ साथ पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स के इश्यूज भी बनते जा रहे हैं, फेडरल वर्सेस। चीफ सेक्रेटरी लगा दिए हैं। अच्छा, अब आपने जो बात IG की चीफ पंजाब। सेक्रेटरी साहब लगा दिए, एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबुल साहब थे, वो चौधरी परवेज इलाही ने लगाए थे, क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, या उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं काम कर सकता। कामरान अफजल जो हाँ। छुट्टियों पे चले गए थे, बोल रहे 17 जी, जुलाई मैं से छुट्टियों पे थे। इस्तीफा नहीं हुई, मेरा मतलब है कि वो उन्होंने कहा जी मैं जा रहा हाँ, एहतजाजन छुट्टियों पे थे। एहतजाजन छुट्टियाँ चलेगी, तो इनको बना दिया। अच्छा, अब ये जो चीफ सेक्रेटरी की जो अपॉइंटमेंट होती है ये फेडरल गवर्नमेंट करती है, इसीलिए सुंबल साहब को एक्टिंग लगा दिया चीफ मिनिस्टर साहब ने। मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, मैं जोड़ूंगा दोनों चीज़ों को, ठीक। जो पहले हुआ और अब जो हुआ। तो अब सुंबल साहब को फेडरल गवर्नमेंट ने एकदम, वो 21 ग्रेड के अफसर हैं, सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी जो है वो 22 ग्रेड के होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने एकदम उनको चीफ सेक्रेटरी लगा दिया, जो जहाँ के पहले वो करने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कैंडिडेट थे। तो ये क्या हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एक कैंडिडेट को उठ के तो फेडरल गवर्नमेंट ने उनको चीफ सेक्रेटरी लगा दिया, और परवेज इलाही साहब कहते हैं नो प्रॉब्लम, आई विल वर्क विद दिस चीफ सेक्रेटरी। उधर आईजी साहब जो है वो भी, उन्होंने भी अपने बोरी बिस्तरा पैक कर लिया है, सुना है, ऐसे ही है ना? जी जी, चेंज हो गए हैं वो भी चले गए हैं। फैसल शाहकार की जगह जो है वो आ गए हैं, गुलाम रसूल जाहिद साहब आ चुके हैं। अच्छा, तो अब ये क्या हो रहा है, ये दोनों अपॉइंटमेंट से होती है, ये फेडरल गवर्नमेंट की होती है। तो ये ऐसे लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है कुछ आपस में कुछ ताउन कर रही है। अब सुंबल साहब को चीफ सेक्रेटरी लगा दिया, कैसे हो गया ये? ठीक, इसका ये मतलब है कि या तो सुंबल साहब जो है उन्होंने चौधरी परवेज इलाही का साथ छोड़ दिया है और यू टर्न लेके वो कूद के वापस फेडरल गवर्नमेंट के पास चले गए कि जी मैं नौकर हाजिर हूँ। तो या ये हुआ कि, और मैं सुंबल साहब को जानता हूँ, वो ऐसे शख्स नहीं है, तो या ये हुआ कि उनको कह दिया गया साडा आपस मुकमुका हो गया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਧਰੋਂ ऑब्जेक्शन नहीं होएगा, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ जाओ, फिर मिल के काम करांगे। तो अभी तक कोई ऑब्जेक्शन सामने भी नहीं आया। नहीं आया, सब बड़े चुपचाप है, खुश है। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पीछे बिहाइंड द सीन्स कोई और बात चल रही है, क्योंकि ना फेडरल गवर्नमेंट के मफाद में है कि असेंबली डिज़ोल्व हो, ना परवेज इलाही। अब कोई गेम तो खेलनी है ना, नहीं तो खान साहब जो है वो पागल हो जाएंगे। खान साहब कहेंगे जी मेरी जो पूरी धमकी है वो तो फारग हो रही है, तो परवेज इलाही ने कुछ तो करना है ना। तो वो ये सारा कुछ हो रहा है। अब अदालतों में ये घूमेंगे। गवर्नर साहब ने क्या किया जी, पहले खबरें ये आ रही थी कि गवर्नर साहब जो हैं वो ऑर्डर करने जा रहे हैं कि जी आपने मेरा, स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, आपने मेरा हुक्म की तामील नहीं की। मैंने कहा था 48 घंटे के अंदर अंदर आप फारग हो जाएं, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले या आप फारग हैं। तो मैं नई हुकूमत किसी और को कहने लगा हूँ कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। यही खबरें चल रही थी। और 10 बजे हुआ क्या? 10 बजे ये हुआ कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं हुई, धमकी अपनी जगह पे। और गवर्नर साहब ने एक फुस करके एक लेटर लिखा है, और उस लेटर में ये लिख दिया है कि जी मैं फिर आपको कह रहा हूँ, याद रहे कि मेरा हक है ये, और आपको कह रहा हूँ कि आपने वायलेट कर दिया है, अगर आप ये करेंगे तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा। किया नहीं है, एक धमकी आ गई और टाइम फ्रेम भी नहीं दिया। और टाइम फ्रेम भी नहीं दिया। आप समझ रहे हैं ना कि पहले अफवाहें ये चलाई गई कि रात 12 बजे तक वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। अब ये है कि एक और वार्निंग लेटर दे दिया ताकि वो बैठे रहे, ऐसा ना हो कि और कोई गड़बड़ ना हो जाए, वो सीरियसली ना ले लें, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तो इसलिए चलिए शो कॉज भी तो जारी होते हैं। हाँ, तो ये इसी किस्म की फिर एक्सप्लेनेशन लेटर्स होते हैं। अब लोग, आवाम पागल हुई भी है, हम लोग सब पागल हुए हैं कि हो क्या रहा है, जा रही है गवर्नमेंट, आ रही है गवर्नमेंट, खान क्या कह रहा है। उधर खान ने अपने ड्रामे शुरू किए हैं। खान के ड्रामे भी तो आप देख रहे हैं ना क्या है, वहाँ भी तो एक इसी के साथ ताल्लुक है ना, कि वो तो बोरी बिस्तर उठा के इस्लामाबाद पहुँच गए लोग उनके जी। और वो वहाँ गए हैं तो वहाँ के स्पीकर ने असेंबली गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। अच्छा, वो गए हैं वहाँ रिजाइन करने के लिए, इजलास बुला लिया और रिजाइन करने गए हैं ना। तो रिजाइन कहाँ करेंगे, तो वो तो बंद है, घर ही बंद है वहाँ, तो कहाँ जाएंगे।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया था अच्छा, पहले, लेकिन साथ ही सदर ने कल इजलास तलब कर लिया। तो आप बताएं, एक तरफ वो फैसला करते हैं कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट लेके जाना है स्पीकर को, उन्हें इस बात का पता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकता स्पीकर की रूलिंग के ऊपर। ये तो इस्टेब्लिश फैक्ट है कि स्पीकर की रूलिंग के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ही ये फैसले होते हैं, उसको चैलेंज अदालतों में नहीं किया जा सकता। ठीक, तो क्या सदर के पास ये इख्तियार है? अच्छा, अब ये है कि कुछ लोग कहते हैं सदर के पास इख्तियार ही नहीं है, किसी के इजाज़त के बगैर प्राइम मिनिस्टर कहेगा या स्पीकर मांगेगा तो असेंबली प्रोग भी होगी या असेंबली रिकॉल हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आइन बड़ा क्लियर है, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि वो खुद अपनी सोच के मुताबिक वो खुद भी असेंबली को कॉल कर सकते हैं इफ़ द सिचुएशन सो अराइजेज। तो कुछ लोग कह रहे हैं वो नहीं कर सकते, कुछ लोग कह रहे हैं वो कर सकते हैं। हर बंदा कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ना कोई हवाला दे रहा है। मगर जो दिलचस्प बात क्या है कि एक तरफ पीटीआई कह रही है कि वो जा रहे हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे जी हमारे रेजिग्नेशन जो हैं वो एक्सेप्ट करवाएं। मगर ये पहली दफ़ा तो नहीं है, वो तो पहले भी ये हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला हुआ था कि आप जाते क्यों नहीं है वहाँ, आप यहाँ आगे हमारे पास आ जाते हैं, वहाँ जाए ना, वहाँ जाके और अपने रेजिग्नेशन असेंबली में जाके दें। अब वो कहेंगे जी हम तो गए थे आपके कहने पे, मगर वहाँ तो हमें दरवाजे बंद किए, अंदर नहीं वड़न दे रहे। ठीक, अच्छा, उधर से फिर प्रेसिडेंट साहब ने अब कॉल कर लिया, और वो स्पीकर साहब जो हैं अब वो सोचना पड़ेगा कि मैं प्रेसिडेंट का ऑर्डर ओबे करता हूँ या मैं कहता हूँ नहीं, प्रेसिडेंट के पास पावर्स ही नहीं है, या मैं वो कहते हैं खोलो, दरवाजे खोल के फिर बंद कर देंगे, कहने जी खोले सी तो फिर मेरे को हक है बंद करना, तो मैं बंद करता है होने दसो। तो ये गेम्स चल सकती हैं। अगर नीयतें ख़राब हो ना तो आइन बेचारी की धज्जियाँ सारी साइड्स करती, उड़ा देती है, और यही हो रहा है। पंजाब में भी यही हो रहा है और इस्लामाबाद में भी यही हो रहा है। अच्छा सेठी साहब, आज तक को तो जो सूरत हाल है वो ये है कि परवेज़ इलाही जो हैं वो कह रहे हैं कि हम, उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के साथ हम दिलो जान से खड़े हैं। आज जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें भी 10 लोग उनके साथ मौजूद थे, और उन्होंने भी कहा दिलो जान के साथ उन्होंने भी कहा है जो 10 लोग हैं वो भी उस इजलास में उन्होंने कहा है कि हम परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं, जो परवेज़ इलाही को हमने जो है वो सारे इख्तियारात सौंप दिए हैं, जो वो फैसला करें। लेकिन दूसरी तरफ एक सीट एडजस्टमेंट वाला मामला भी चल रहा है। तो सीट एडजस्टमेंट वाला मामला ये है कि 15 विफाक में सीटें चाहिए इनको, और 30 के करीब इनको सूबों में चाहिए, जो सेटलमेंट ये मांग रहे हैं, सेटलमेंट मांग रहे हैं इस पे। क्या कोई सेटलमेंट इस पे हो पाएगी? कोई बीच का रास्ता कोई निकल आएगा? कोई थोड़ी बहुत नहीं हो पाएगी। तो तब क्या सिचुएशन होगी अगर सेटलमेंट नहीं होगी? स्टेटस को चलेगा। परवेज़ लगेगा मेरी गल नहीं तुसी मनदे, मैं नहीं डिसॉल्व करता, मगर मैं आपके साथ हूँ, जब आप कहेंगे मैं कर दूंगा। मगर मैं तो कितनी दफ़ा कहा पहले हमारे साथ सेटल तो करें। तो ना सेटलमेंट होगी ना डिसॉल्व होगा। हर जगह पे हर बंदा एक तरफ कहता है मैं तैयार हूँ ये करने के लिए, फेडरल गवर्नमेंट कहती है हम तैयार हैं गवर्नमेंट की छुट्टी करा के अपनी गवर्नमेंट बनाने में, ये कहते हैं हम तैयार हैं डिसॉल्व करने के लिए, हो कुछ नहीं रहा है। और उधर से ये कमेटियाँ बनती जा रही हैं, और बेसिकली हो क्या रहा है कि स्टेटस को रखा जा रहा है। और मैं कब से कह रहा हूँ कि ये अगर स्टेटस को 3 महीने इन्होंने खींच लिया, फेडरल गवर्नमेंट ने, परवेज़ इलाही ने, और इमरान खान को रास्ता मिल जाता है, जो मैं कब से कह रहा हूँ, मैं फिर कहूँगा कि ये इस्लामाबाद में जाके बैठना चाहते हैं और वहाँ मुकमका करना चाहते हैं, मगर ये चाहते हैं कि ये लगे ना कि ये हार के आए हैं, ये लगे कि मैं जीत के आया हूँ, और वो अभी हो नहीं रहा है। वो सेविंग जो मांग रहे थे वो दे नहीं रहे, वो इस सूरत में जो है वो अपना एक रास्ता निकाल रहे हैं। अच्छा, वो अब रास्ता मेरी सोच है वो कम से कम 3 महीने के बाद उसके ऊपर पेशकदमी होगी, बिकॉज 3 महीने के बाद अब अगर पे अभी हो जाती है और कोई सेटलमेंट हो जाती है तो कितनी देर खींच लेंगे, 1 महीना 2 महीने नेगोशिएशंस खींच लेंगे। तो ये अगर मार्च तक नेगोशिएशन सेटल हो जाती है तो फिर तो इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे ना जल्दी, जाहिर है सेटलमेंट होगी कहीं, तो फिर तो अप्रैल में रिजॉल्व करके इलेक्शन कराओ जो खान साहब चाहते हैं, और वो कहते हैं हम खींचेंगे। तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट खान साहब के साथ लारी लप्पा लगाएगी, कहेगी हम तो तैयार हैं, मगर बेसिकली कोई इनके साथ खान साहब के साथ कंसेशन नहीं दी जाएगी कम अज़ कम अप्रैल तक। फिर ये सिंसियरली बात शुरू हो जाएगी, बिकॉज वो चाहेंगे ना कि ये आके अब बैठे और केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करें ताकि आगे मसले ना बने। मगर फिर इसका ये मतलब है इलेक्शन तो जुलाई अगस्त में चलेंगे ना, 90 दिन तो चाहिए होंगे ना। अगर अप्रैल में सेटलमेंट होती है
मई, जून, जुलाई, अगस्त। और इलेक्शन कमीशन ने पहले ही 7 महीने का कहा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें घूम रही हैं। इलेक्शन नहीं होनी, डिसोल्यूशन नहीं होनी, सारी डिसोल्यूशन इकट्ठी होंगी असेंबलीज की, और जब वक्त आएगा, और वो वक्त अभी नहीं है। ठीक, सीधी सी बात। अच्छा, तो सेठी साहब, एक और ऑप्शन जिस पर लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये डेडलॉक इतना ज़्यादा बरकरार रहता है, जैसे अभी आपने भी कहा कि 3 महीने ये सिचुएशन, ये खींचातानी चली रहेगी, तो अगर ये सिचुएशन और ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो फ़ौज की मुदाखलत का कुछ ऑप्शन हो देखिए, सकता है? अगर तो इस खींचातानी जो आप कह रहे हैं और ये इंस्टेबिलिटी जो क्रिएट हो रही है, इसके साथ अगर एक मईशत जो है उसको नुकसान होता है और महंगाई बढ़ जाती है, डिफ़ॉल्ट की तरफ हम पहुंचते हैं और शोर शराबा पड़ जाता है कि जी डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट, जो कि अभी पड़ा हुआ है मगर उस तरीके से नहीं पड़ा हुआ, और इस इंस्टेबिलिटी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और दुनिया वाले कह रहे हैं कि आपका तो मुल्क स्टेबल ही नहीं है, आपको हमने क्या देना है, हमें तो पता नहीं आप रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन आएगा कौन जाएगा, किसके साथ मुआहदा करें। तो फिर ज़रूर ये बात इस्टेब्लिशमेंट के सर्कल्स के अंदर डिस्कस होनी शुरू हो जाएगी। ये बात छोड़ दें कि एक नए साहब आ गए हैं और उनको वक्त लगेगा, नहीं, वो सारा वक्त तैयार होते हैं, उनकी पूरी ड्राइंग बोर्ड्स के ऊपर प्लान्स बने हुए होते हैं, बैकअप प्लान्स, ऑप्शंस, प्लान ए, प्लान बी। तो वो क्या करेंगे कि मजबूरी के तौर पे वो कहेंगे निकालो ना यार प्लान ए, अच्छा नहीं इसका तो टाइम ख़त्म हो गया, प्लान बी वाला जो है वो निकाल लो, प्लान बी को ज़रा अमेंड कर लो कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर क्या हम कर सकते हैं इंटरवेंशन। अगर हम इंटरवेंशन करते हैं तो किस किस्म की करेंगे, कितनी देर के लिए होगी, उसकी लीगैलिटी के बारे में हमें बताओ। वो फिर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी और उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में कम से कम 2-3 महीने भी लगते हैं, बिकॉज काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है ना। क्योंकि जो बंदा इंटरवेंशन करेगा वो फिर मारा ना जाए ना, क्योंकि बड़े मसले हैं इस मुल्क के, पता लगे जी इंटरवेंशन होगी तो फिर पट्टा बह गया, तो और मसले बन जाते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें वक्त लगता है। फौरी तौर पे मुझे कोई इंटरवेंशन नज़र नहीं आ रही। ठीक हो गया। इंटरवेंशन से मुराद मेरा ये है कि कोई मार्शल लॉ नज़र नहीं आ रहा, राइट, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि फिर फौज के जो लीडर्स हैं वो फिर थोड़े बहुत एक्टिव हो जाएं। अभी तो वो कह रहे हैं ना कि हम इनएक्टिव हैं, फिर एक्टिव हो जाएं, फिर उनकी मुलाकातें हो जाएं, इधर उधर शुरू हो जाएं कि जी इन सबको बैठा के कोई नॉक द सम सेंस इनटू द हेड। हाँ करो इस तरह, मुल्क तबाह हो रहा है, तुसी भी समझो तो तुसी भी समझो, तो बैठो आपस में जो मसला हल करो। और जो लोग नहीं बैठने के लिए तैयार होंगे फिर उनके ऊपर और भी तलवारें हैं चलाने के लिए, किसी की ऑडियो आती है तो किसी की वीडियो आती है, तो फिर वो प्रेशर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑडियो और वीडियो सिर्फ उनके पास है और किसी के पास नहीं है। सही। अच्छा, मार्शल लॉ का तो आपने वो कहा कि मार्शल लॉ के चांसेस नहीं है, अभी तक कोई चांस होगी नहीं तो है। मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, आपने मुझे बताना है। मैं बिल्कुल ऑप्शन सी लेके बैठा हूँ। ठीक, अच्छा, यू हैव सम प्लान्स। ओह यस, एब्सोल्युटली। ओके, और आपने कहा कि इंटरवेंशन हो सकती है, अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो इंटरवेंशन हो सकती है। लेकिन एक तीसरी बात भी की जा रही थी और काफ़ी अरसे से हम ये सुन रहे थे, जब सदारती निज़ाम की भी बातें हो रही थी, एक टेक्नोक्रेट सेटअप की भी बात हो रही थी, उस पर मैं बात करना चाहूँगी। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, टेक्नोक्रेट सेटअप की बहुत बात हो रही थी जब सदारती निज़ाम लाने की बात की जा रही थी और 18वीं तरमीम को पलटने की बात की जा रही थी कि उसको रूल आउट कर दिया जाएगा और सदारती निज़ाम। लेकिन एक दूसरी ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा था कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाए। तो क्या जो अभी बातें चल रही हैं, इसकी भी खबरें आ रही हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है, तो क्या ऐसी कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर है? देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि किस सूरत में इस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन हो सकती है, कहा ना मैंने अभी। तो टेक्नोक्रेटिक सोल्यूशन जो है वो तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ला सकती है। वो कैसे आएगी? ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि इधर कि पंजाब में केयर टेकर हो और वहाँ फेडरल गवर्नमेंट में ना हो और केपी में कुछ और हो रहा हो, गवर्नर रूल लगा हो और सिंध में जरदारी साहब धंधन आ रहे हों। तो इस सिचुएशन में कहाँ आप केयर टेकर सेटअप लाएंगे? केयर टेकर सेटअप तो फेडरल गवर्नमेंट में आएगा जाके सारे पाकिस्तान को अप्लाई करें, अदरवाइज फ़ायदा क्या उसका? ठीक है, अगर फ़ायदा तो केयर टेकर सेटअप का उसी सूरत में है ना, ताकि मुल्क को चलाना है। तो किस सूरत में वो आएगा? अगर फ़ौज खुश नहीं है तो वो लाना चाहेगी कि जी घर जाएं ये सब और केयर टेकर्स आ जाएं, तो फिर हम उनके ज़रिए मुल्क चलाएं कुछ अरसे के। तो उसके पहले तो सब जगह पे इत्तेफाक होना पड़ेगा ना कि आपने केयर टेकर्स लाने हैं।
आप बटन के दबाने के साथ तो केयर टेकर्स नहीं आएंगे ना। तो अब बात यह है कि केयर टेकर्स तो उसी सूरत में आते हैं जबकि सियासी जमातें आपस में इत्तेफाक कर लेती हैं कि जनरल इलेक्शंस कब होंगे और सब जगह पे उसी वक्त बाकी प्रोविंशियल असेंबली में भी इलेक्शंस होंगे। तो मैंने अभी आपसे कहा कि उसका तो इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा फौरी तौर पे। अगर ऐसे है तो फिर केयर टेकर सेटअप की बात क्यों हो रही है? तो केयर टेकर सेटअप जो होता है कि वो मार्शल लॉ जो गवर्नमेंट होती है ना, वो केयर टेकर नहीं होती। अगर कल को फौज इंटरवेंशन करके मार्शल लॉ लगा देती है तो फिर केयर टेकर नहीं है वो, दे आर मार्शल लॉ गवर्नमेंट। केयर टेकर होते हैं जो कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं और जमहूरियत का जो रास्ता है वो ब्लॉक नहीं होता, वो खुल जाता है उसके साथ, इलेक्शन की तरफ आप बढ़ते हैं। तो अभी तो वो कोई सूरत नहीं है। अब आप कह रही हैं जी कि केयर टेकर्स उस सूरत में आएंगे जब फैसला हो जाएगा। टेक्नोक्रेट्स तो यार केयर टेकर में ही आते हैं ना, और कहाँ से आते हैं? लेकिन उसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है ना, अगर एक प्रॉपर सेटअप लाया जाए तो। क्या ऐसा नहीं, पॉसिबल? उसके लिए वही तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें कि उसके लिए एक सिचुएशन चाहिए ना। वो सिचुएशन उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो आपस में मिल के और कहें जी अब जनरल इलेक्शन की तरफ हमने जाना है। फिर हर जगह पे केयर टेकर्स आ जाएं। जब केयर टेकर्स आ जाएंगे, और केयर टेकर्स के अंदर आम तौर पे टेक्नोक्रेट्स होते हैं, वो जब आ जाएंगे तो फिर 2 महीने होंगे, 3 महीने होंगे इलेक्शन के लिए। वो जो पीरियड दरमियान वाला है ना, उस पीरियड में इस्टेब्लिशमेंट इंटरवेंशन कर सकती है और केयर टेकर्स जहाँ हैं उन सबको बुला के कहा जाए कि मईशत का हाल बहुत ख़राब है और इलेक्शन नहीं करवाने। ठीक, चलो बंद करो, कोई इलेक्शन नहीं होने। वो कहेंगे जी हम तो कानूनी तौर पे वी आर ऑब्लाइज्ड। कहेंगे नो प्रॉब्लम, वील अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। एक पिटीशन चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट कि मुल्क के हालात का ये हाल है, ये है, ये है, ये है, और इन हालात के अंदर अगर हम इलेक्शन कराएंगे, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मार कुटाई हो सकती है, वायलेंस हो सकता है, डिफ़ॉल्ट वैसे ही सर पे चढ़ गई है, अब तो फ़ायदा क्या हुआ इलेक्शन कराने का अगर उससे पहले मुल्क डूब जाता। तो एक जवाज़ ढूंढा जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा। कोई तुम उठ के चली जाओगे, तुम्हारे पीछे एस्टैब्लिशमेंट होगी, सामने तो नहीं आएंगे वो। तो इस सूरत में फिर फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। और अगर कुछ सियासी जमातें आपके साथ मिली हुई हैं कि करो, तो फिर तो और भी आसान हो जाएगा ना। तो सिर्फ अगर पीटीआई रह जाएगी ऑब्जेक्ट करती और बाकी सारे चुप होंगे और कहेंगे जी ठीक है जी मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं तो हमें इत्तेफाक है कि जी आप कर दें, तो फिर तो आसान हो जाएगा ना काम। और हमें मालूम है कि अगर मुल्क की सूरत हाल इतनी ख़तरनाक स्टेज पे आ जाए तो जजेस भी जो है उनको भी सोचना पड़ता ना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इलेक्शन 90 दिन में होने हैं वो 90 दिन में हो, पोस्टपोनमेंट हो सकती है। इसके अंदर गुंजाइश है आइन के अंदर, अगर आप जाके आर्ग्यू करें कि ये मसले हैं। इसी तरीके से फाइनेंसी लगाने के भी हैं। अब केयर टेकर्स फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा सकते, मगर हालात ऐसे हों तो फिर लगा भी सकते हैं, क्योंकि कौन रोकने वाला है? जो रोकेगा वो दूसरा उठ के सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है जी लगा लें तो ख़त्म हो गई बात। तो मैं आपको 2 बातें कब कुछ अरसे से कह रहा हूँ कि ये गेम ऐसी ही चलेगी। आखिर में हर बात इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं जाएगी, हर बात अदालतों में जाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि वो वक्त ख़त्म हो गया है कि अब सब भागते हैं उधर, अब सब भागेंगे इधर, और इनका तारुफ, इनका जो ताल्लुक़ है वो उधर होगा और उसके ज़रिए मामला आगे चलेगा। ठीक। अच्छा सेठी साहब, हमने तो पंजाब असेंबली की बात कर ली कि पंजाब असेंबली की ये सिचुएशन होगी, फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो क्लैश में आ रहे हैं, उसके बाद ये मामला अदालत में जाएंगे। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में जो असेंबली है वो राना सनाउल्लाह का कहना है कि वो डिज़ोल्व नहीं हो रही, वो तहलील नहीं हो रही, वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, दहशतगर्दी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सूट भी शायद यही करता है। तो क्या इमरान खान को इस वक्त ये सोचना नहीं चाहिए कि इस वक्त हालात ख़राब हो रहे हैं, दहशतगर्दी की तरफ बढ़ रहा है मुल्क, तो केपीके की असेंबलियाँ एटलीस्ट जो है वो तहलील ना करने पर गौर करें? देखिए वो कभी नहीं मानेंगे इस बात को, मगर वो चाहेंगे कि अगर ऐसे होना है तो कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि वो मजबूर हो जाए, जैसे लाहौर में हुआ है, मजबूर हो गए ना। वो तो कहते करो, नहीं हो रही, तो वहाँ भी मसले बन सकते हैं ना। तो वो खान साहब को तो फेस सेविंग चाहिए, उनको एग्जिट चाहिए। वो ये सब धमकियाँ मारते हैं, फिर रास्ता जब वो नहीं चलती तो फिर रास्ता ढूंढने निकलने का, ये उनकी मजबूरी है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि उनकी मजबूरी ये है कि उनको एहसास हो गया है कि जो इन्होंने स्ट्रेटजी इस्तेमाल की थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के इस मुल्क की हुक्मरानी करनी है, वो फेल हो गई है।
अब इनको समझ नहीं आ रही कि मैं जाऊँ कहाँ। एक तरफ तो जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते रह गए, आप गालियाँ दे रहे हैं उनको। तो यही सिचुएशन है, एक तरफ कहते हैं मैंने पार्लियामेंट से रिज़ाइन करना है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट भाग रहे हैं। इधर ये कहते हैं कि जी हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं, मगर परवेज़ इलाही तैयार नहीं है। परवेज़ इलाही कहता है मैं आपके साथ हूँ, मगर है नहीं। तो खान साहब भी केपी की असेंबली नहीं डिज़ोल्व करेंगे। अगर उन्होंने डिज़ोल्व कर दी और बाकी कहीं भी उनको कोई सहूलत ना मिली और केपी डिज़ोल्व करके बह गए, एक असेंबली आती थी वो भी गई। कल इन्होंने फिर सोचा कि लॉन्ग मार्च करनी तो 10 बंदे नहीं आएंगे। केपी तो असेंबली गवर्नमेंट हाथ में हो तो 5-6 हज़ार बंदा आ जाता है, पैसे भी होते हैं। तो ये ऐਵੇਂ नहीं छोड़ना उन्होंने, ये बातें हैं सारी। अच्छा सेठी साहब, चूंकि हम केपीके में जो सूरत हाल है दहशतगर्दी की वो बढ़ रही है, उस पर बात कर रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आज हम बात करें कि जो बन्नू वाक़या है, इसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है वो क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, टेररिज्म जो है वो केपीके में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कितने वाक़यात हुए हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम आए रोज़ कोई ना कोई वाक़या सुन रहे हैं और बन्नू का जो वाक़या है वो उसमें लेटेस्ट है। अब सवाल मेरा ये है कि जो अमेरिका इस वक्त अफ़गानिस्तान के हवाले से कोई अपनी पॉलिसी बना रहा है, इसकी भी कुछ खबरें मिल रही हैं, और क्या पाकिस्तान जो है वो इस पॉलिसी से इत्तेफाक करता है? और तीसरा ये कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है क्या उसमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत है? जैसे बिलावल भुट्टो ने भी कहा है। क्या कहता है बिलावल? उन्होंने कहा है कि जो तालिबान से मुतालिक, तहरीक तालिबान से मुतालिक ये, लेकिन टीटीपी का उन्होंने कहा है कि पॉलिसी की पर नज़रसानी की ज़रूरत है। और मेरा ख़्याल ये है कि जो इसका रास्ता ये है कि जो अब इस वक्त उबरी हुकूमत है उसके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, उसके साथ मेरा पसंदीदा रास्ता यही है, लेकिन दूसरी ऑप्शन पे भी गौर किया जा सकता है। अच्छा, अब बात यह है कि यहाँ आई बात, पहली ये बात आई कि अमेरिका क्या चाह रहा है, दूसरी ये बात आई कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, तीसरी बात ये है कि क्या पाकिस्तान की पॉलिसी की तब्दील होने का कोई इम्कान है या नहीं है, और अगर है तो किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जी। और ऊपर से वो दंदन आ रहे हैं। अमेरिका की हमेशा ये पॉलिसी रही है तारीख़ में कि जब वो कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करना चाहता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक वो वहाँ की जो हुकूमत होती है उसके साथ मिल के अपना एजेंडा को आगे बढ़ाता है, और अगर वो हुकूमत अमेरिका के एजेंडा के साथ इत्तेफाक ना करे और रेजिस्ट करे, जो भी अमेरिका का एजेंडा हो, तो वो वहाँ अपोजिशन के साथ रब्ता करता है और उस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करके अंडर प्रेशर ला के अपनी बात मनवाना चाहता है। ये बड़ी तारीख में अमेरिका ने यही किया। तो जहाँ तो वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को पसंद नहीं करता, वहाँ वो काउंटर फोर्सेस जो होती हैं उनके साथ रब्ता करता है, खिलाता है, पिलाता है और उनको कहता है चलो चलो शोर पाओ। ये हर जगह पे उन्होंने ऐसे किया। तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी उनका यही प्रॉब्लम हो गया कि वो उनकी बात अफ़गान मान नहीं रहे हैं, वो उनके पैसे नहीं छोड़ रहे। वो कहते पहले हमारी बात माने, वो अफ़गान कहते नहीं मानते, क्या कर लोगे, हम भूखे मर जाएंगे, नहीं मरेंगे। तो एक तो कहा कि जो भी एजेंडा है वहाँ का वो तालिबान मान नहीं रहे हैं। अब क्या एजेंडा है इसको भी देख लिया जाए, इसको कैसे वो आगे बढ़ाएंगे। अगर तालिबान नहीं मानते तो फिर कैसे बढ़ाएंगे। एक पार्ट ऑफ द एजेंडा ये है कि अमेरिका को वहाँ कोई ऐसी हुकूमत चाहिए जो अमेरिका की हेल्प करे टू डिस्टेबलाइज चाइना एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड रशिया एंड ईरान, क्योंकि वो सारा आर्क जो है ना वो एंटी अमेरिकन आर्क है। चाइना से लेके ईरान तक, दरमियान में रूस, पहले तो रूस नहीं था, अब रूस भी हो गया जी। तो अफ़गानिस्तान के अंदर बेस एरिया बना हुआ है, बहुत सी फोर्सेस हैं जो चाइना के ख़िलाफ़ हैं, उनके गिरिलाज हैं, कोई सेंट्रल एशियन, कोई ईरान, कोई कुर्द, इसकी भी चीज़ें वहाँ बॉर्डर एरियाज में बैठे हैं। अब अमेरिका ये चाहेगा कि किसी न किसी तरीके के साथ इनको स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि ये वहाँ गड़बड़ करें, उनको असिस्टेंस दी जाए, उनको एड दी जाए, और फिर ये कि अगर तालिबान बात नहीं मानते तो इनको फिर तालिबान के ख़िलाफ़ भी किया जाए, एक रुख इनका इधर किया जाए। इसीलिए वो एंटी तालिबान से मुलाकातें भी हो रही हैं, एंटी तालिबान फोर्सेस। अब तो सिंपल सी बात आ गई कि फिर अमेरिका जो है सारी जो एंटी तालिबान ऑपोजिशन है, फोर्स है, फोर्सेस हैं, ग्रुप्स हैं, एलियनेटेड नाराज़ लोग हैं, अमेरिका उन सब के साथ कोशिश करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात करे, उनको अपने मौक़िफ़ पे पक्का करे और पैसे हथियार दे उनको।
वो हथियार और पैसे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं हमेशा। उनका ये मौक़िफ़ होता है यार जिथों भी आंदा आवे ना, फिर असी देखांगे असी की करना है, लवो तो सही ना, इनका दुश्मन हमारा दुश्मन भी ले लो, फिर देखा जाएगा। अब वो डायरेक्टली करते हैं तो उनके जो डिप्लोमेट्स हैं इनके लोगों को आउट ऑफ थर्ड कंट्री में जाके मिल लेते हैं, और अगर इनडायरेक्टली करते हैं तो इनडायरेक्ट में तो पाकिस्तान को लाना चाहेंगे कि आपके ज़रिए ही हो। उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान के बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ, ISI के बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ अफ़गानिस्तान में, सबको जानते हैं, सब इनको जानते हैं, जो लोग आते हैं जाते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर उसका ये मतलब है कि अगर पाकिस्तान ये गेम खेलता है अमेरिका की, तो फिर जो TTA है पाकिस्तान के, जो वहाँ के जो तालिबान हैं, वो छुपी बात तो छुपी नहीं रहेगी, पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तानी ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका उकसा रहे लोगों को, तो वो तो ऑलरेडी आपके ख़िलाफ़ हैं, गाली गलोच और ठूठा होती रहती है बॉर्डर पे, वो और भी नाराज़ हो जाएंगे, वो और भी रिएक्शन होगा वहाँ से। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि वो कमज़ोर हुकूमत है, वो ठाठू छोटा मोटा कर लेते, ज़्यादा इससे नहीं कर सकते। वो गिरिल्ला वॉरफेयर कर सकते, स्टेशनरी वॉरफेयर, कन्वेंशनल वॉरफेयर तालिबान नहीं कर सकते। हम गिरिल्ला वॉरफेयर नहीं कर सकते, कन्वेंशनल वॉरफेयर कर सकते हैं, और जो ग्रुप्स वहाँ बैठे हुए हैं वो गिरिल्ला वॉरफेयर भी कर सकते हैं, कन्वेंशनल भी कर सकते हैं। तो तालिबान गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाने के लिए एक अमेरिका डायरेक्ट भी कर सकता है और एक वाया पाकिस्तान भी कर सकता है। अमेरिका का इंटरेस्ट तो क्लियर हो गया, पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि जी साड़ी गल नहीं मनते, असी इन्होंने क्या है तो TTA PP TTP जी बैठी है उन्होंने खिलाफ एक्शन लवो, ये लेंदे नहीं ने, ये साड़ी बाउंड्री से आके ठाठा करते हैं, उधर जड़े ने वो बैठे ने वो आराम नाल आंदे ने जांदे ने मारते पे ने सानू, और असी कर कुछ नहीं सकते। असी ये भी नहीं कि जी कोवर्ट ऑपरेशन करके हम ड्रोन्स मारें, वहाँ ड्रोन्स मारेंगे तो ये पागल हो जाएंगे जी आपने इंटरवेंशन कर ली, शोर पड़ जाएगा दुनिया में। कोवर्ट एक्शन हमने किए नहीं है, तो क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? हमेशा जब इस किस्म की बात होती है तो प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। अब अमेरिका एंड पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स की इम्कान है कि ये अब हो सकता है कि ये सोचे कि हमारी बात तो इन्होंने मानी नहीं, हर बात हम तालिबान की मानते गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है वाया TTP, और अमेरिका को नुकसान हो रहा है कि वो उनका एजेंडा अफगानिस्तान में जो है जिसको बनाया गया, फ्रंट में बताया गया, औरतों की तालीम, ये वो ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक, अंदर हुए हुए कि अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट चाइना एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, रशिया एंड ईरान। तो ये काउंटर प्रेशर्स की टेक्निक्स है। पाकिस्तान की पॉलिसी, अब आदाय पाकिस्तान की पॉलिसी अब तक ये रही है कि TTP के साथ नेगोशिएशन होनी चाहिए और TTA के साथ नेगोशिएशन होनी चाहिए। अब TTP आपकी नेगोशिएशन मानती, TTA जो है वो भी नहीं मानती आपकी बात, और आपकी नेगोशिएशन स्ट्रेटजी फेल हो गई है। ये नेगोशिएशन स्ट्रेटजी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की थी, लेट मी टेल यू। मगर वहाँ ऐसे लोग भी थे जो अब शायद सीनियर पोजीशन में आ गए हैं, जो कह रहे हैं ये आपकी बात नहीं मानेंगे, इन्होंने बड़े धोखे किए हैं और वी हैव टू गेट टफ। वहाँ से जवाब ये आता था दूसरे ग्रुप से जो इनके अंदर है कि जी हम जंग कैसे लड़ सकते हैं, हम तो जंग नहीं करना चाहते, तो हमें बात ही करनी पड़ेगी। तो ये जो नया ग्रुप आया वो कहते हैं कमाल है, हमने तो यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हमारा तो काम है जंग करना, हमें तो सारी उम्र ट्रेनिंग हमारी ये हुई जंग करने के लिए, और आज हम कह रहे हैं कि जी हम जंग नहीं कर सकते, हमने जाके नेगोशिएशन करनी है, और वो भी हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। एड्डी वड्डी फौज लैके बैठे हुए असी, और असी जंग नहीं कर सकते, साड़ी गल कोई नहीं सुन रहा, उत्ते साढ़े बंदे मरते पे। तो एक नई अब पॉलिसी की तरफ तवज्जो दी जा रही है कि अगर ये हमारी बात नहीं मानते तो फिर ठीक है, ये जंग हमारे ऊपर ले आए हैं। जब ये फायरिंग करते हैं TTA वाले, तो हम रिटेलिएटरी फायरिंग करते हैं, मगर हम उससे अलावा कुछ नहीं करते, हमेशा वही करते हैं पहले, हम तो कुछ नहीं करते। बॉर्डर पर वही लगे, उधर वो TTP वाले जो हैं वो भी यही करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो नहीं जाके वहाँ को बम्बार्डमेंट कर रहे। अब वक्त आ गया है कि हमें दोनों चीज़ें सोचनी चाहिए। एक ये कि क्या खुफिया तौर पे अमेरिका की स्ट्रेटजी को सपोर्ट करें ताकि TTA जो है वो कमज़ोर हो जाए और हमारी बात मानने के लिए रजामंद हो जाए। दूसरा ये कि कुछ और एक्शंस, मिलिट्री एक्शंस हम लें अगेंस्ट TTP। तो आपकी जो पॉलिसी डिस्कशन इस वक्त जो हो रही है इन इश्यूज़ के ऊपर हो रही है, जिसका ताल्लुक अमेरिका के साथ भी है और जिसका ताल्लुक चेंज ऑफ पॉलिसी, इंस्टेड ऑफ नेगोशिएशन कुछ थोड़ी सी हम भी इनिशिएटिव लें, मिलिट्री इनिशिएटिव्स।
ठीक, तो अगर हम अमेरिका के साथ जाते हैं, खुफिया तौर पे ही सही, अगर हम अमेरिका के साथ जाते हैं तो फिर यहाँ पर दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ नहीं जाएगी जैसे पास्ट में हुआ था? यही तो मसला है कि इसका जो ब्लो बैक है, फिर यहाँ दहशतगर्दी बढ़ेगी। मगर देखिए ना, जब दहशतगर्दी तो पहले भी थी ना, तो आपने जंग करके वो ख़त्म की थी। जब आपने पुरअमन बात उनसे की तो वो वापस आ गए। ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़े थे। तो इसलिए इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है कि हमें ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़ेंगे, सीरियस किस्म के ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। शायद इसमें यह भी हो कि हमें बॉर्डर भी क्रॉस करना पड़े, या खुफिया तौर के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसे ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करना पड़े जो कि ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाए अफगान TTA वाले, और फिर उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए गवर्नमेंट के अंदर, जो हमारी बात भी सुनने के लिए तैयार हैं। ये इन्होंने तो हमें धोखा दे दिया, हमने 20 साल इनको सपोर्ट किया और आज देखिए हमारे साथ कर क्या रहे हैं, हमें कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुताल्लिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।